राधे राधे बच्चों। तो इस वीडियो में हम लेसन नंबर 14 आपका फिजिक्स का ऑसिलेशन, उसकी एनसीईआरटी लेंगे। ठीक है, उसके एग्जांपल्स कराएंगे, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे और देखेंगे बीच बीच में अगर कोई टॉपिक आया तो उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या आता है। ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बीट 75 टाइम्स इन अ मिनट। एक मिनट में एक ह्यूमन हार्ट जो है वो 75 बार धड़कता है। ठीक है, अब यहां पर हमें टाइम टेकन दिया है, वो है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड। और उसके बाद वो कहता है नंबर ऑफ बीट्स दिए 75। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, नंबर ऑफ बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम। एक काम हो गया। ठीक है, अब टाइम पीरियड क्या होता है आपका, 1/फ्रीक्वेंसी 60/75। याद क्या रखना है, बीट्स की यूनिट हर्ट्ज है या पर सेकेंड, और टाइम पीरियड की आप यूनिट जानते ही हो, सेकेंड। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था और ये आपका यहां पे होता है समाप्त। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द टाइम रिप्रेजेंट ए, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन। ठीक है, गिव द पीरियड फॉर ईच केस ऑफ द पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहता है इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन, पहले पार्ट में कहता है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी आपको दिया है, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं इसकी, तो यहां से आपको टाइम पीरियड दिखाई दे जाएगा। यहां ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t और यहां पर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t। एक बात, दूसरी बात, यहां से टाइम पीरियड कितना आ रहा है, 2π/ω, और यहां से भी टाइम पीरियड कितना आ रहा है, 2π/ω। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली चीज क्या है, टाइम पीरियड है, पीरियोडिक है। ठीक है, यहां इसने पूछा नहीं है, इसने सिर्फ ये पूछा है कि ये पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है। अगर ये पूछता कि एसएचएम है तो ये एसएचएम भी है। क्यों, अगर इन दोनों को मैं देखूं तो ये अलग से एसएचएम है, क्योंकि साइन का फंक्शन रखता है, साइन की पावर 1 रखता है, कॉस की पावर 1 रखता है, ये अलग से एसएचएम है। और दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सुपर इंपोज कर रहे हैं। सुपर इंपोज करने पर दोनों का टाइम पीरियड भी सेम आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2। ठीक है, अब 1/√2 को अंदर ले जाओ आप। अब 1/√2 से क्यों हमने यहां पे डिवाइड किया है या मल्टीप्लाई किया है, उसका रीजन है कि साइन और कॉस दोनों में 1/√2 की एक वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं साइन 45 या कॉस 45। उससे हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा आपका। अब यहां ले लो आप साइन ओमेगा टी और 1/√2 की वैल्यू लिख लो कॉस 45, कॉस 45 या π/4 प्लस यहां लिख लो आप साइन 45 या कॉस 45 कॉस ओमेगा टी डॉट साइन 45। अब देखो, ठीक है, तो ये आ गया आपका √2 साइन ए प्लस ए। ठीक है, ये हो गया साइन ए डॉट कॉस बी, कॉस ए डॉट साइन बी, और ये क्या फॉर्मूला बनता है, साइन ए प्लस बी।
ठीक है, इस आइडेंटिटी को हमने लगा दिया। समझो इस बात को, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। अब मैं यहां पर ये पॉइंट बना रहा हूं, तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, ये पीरियोडिक है और ये एसएचएम भी है। पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में एसएचएम है या नहीं, लेकिन ये पीरियोडिक भी और एसएचएम भी है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। साइन ओमेगा टी, ध्यान दो, साइन ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी और साइन 4 ओमेगा टी, तीन है यहां पर इक्वेशन। देखो सेकंड पार्ट में साइन ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी और साइन 4 ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां से आप एक काम करो, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो, ओमेगा, फिर वही 2 पाई बाय टी। तो यहां से टाइम पीरियड क्या है आपका, 2 पाई बाय ओमेगा, इसको पकड़ के रखो। यहां से क्या आएगा, यहां से टाइम पीरियड आएगा आपका 2 पाई बाय 2 ओमेगा, और यहां से टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई बाय 4 ओमेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई बाय ओमेगा। इसका टाइम पीरियड कितना है, पाई बाय ओमेगा। और इसका टाइम पीरियड कितना है, पाई बाय 2 ओमेगा। ठीक है, अब जिसका टाइम पीरियड बड़ा है, इसका ये मतलब 2 पाई बाय ओमेगा में एक साइकिल कंप्लीट करता है, उतने में इसको देखोगे, इससे कंपेयर करोगे तो क्या आ रहा है, T1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T2। और अगर इसको इससे कंपेयर करोगे तो T3 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय, ये आएगा आपका T3 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ T1। जरा देखो, ठीक है, तो यहां से पता क्या चलता है, देखो ये T1 है जिसकी वैल्यू मैंने बताई आपको 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, अब उस 2 पाई बाय ओमेगा को यहां देखो, तो T3 की वैल्यू क्या आती है, उल्टा लिख दिया, T1 बाय 4, तो यहां से T1 आ जाता है 4 टाइम्स ऑफ T3। ठीक है, तो वो एक साइकिल जितने में करता है उतने में 3 साइकिल कर लेता है, और ये 2 साइकिल कर लेता है। ठीक है, ये अलग अलग वेव सुपर इंपोज कर रही है। ठीक है, अलग अलग वेव सुपर इंपोज कर रही है जिनका अपना अपना टाइम पीरियड है। यहां पर T1 T2 T3 मेरे को तीनों में से कोई भी एक जैसा नहीं लग रहा, इसलिए ये 3 अलग टाइम पीरियड की एसएचएम शो करने वाली वेव सुपर इंपोज करेंगे, लेकिन इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो एसएचएम नहीं होगा। ठीक है, तीनों मिलने के बाद एक जो बनाएगी वो एसएचएम नहीं दिखाएगा, तो ये पीरियोडिक है, एसएचएम नहीं है। ठीक है, पीछे आओ। हाँ, वो बात दूसरी, इस क्वेश्चन में ना एसएचएम पूछा नहीं है, मैं आपको एसएचएम बता रहा हूं, एक चीज और बता रहा हूं एक्स्ट्रा, क्योंकि अगले क्वेश्चन में पूछेगा। अब इसके बाद बारी आती ई रेस टू द पावर माइनस ओमेगा टी। तो ये
पीरियोडिक नहीं है, नॉन रिपीटेटिव, ये रिपीट ही नहीं कर रहा तो पीरियोडिक नहीं होगा, ठीक है, ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। एक्सपोनेंशियल, टेन थीटा या लॉग अपने आप को रिपीट नहीं करते, लॉग ओमेगा टी, नॉन रिपीटेटिव, ठीक है। तो इन चारों क्वेश्चंस में देखो, जो पहला था वो आपका पीरियोडिक था, एसएचएम भी था, जो दूसरा था वो पीरियोडिक था, एसएचएम नहीं था, ये ना पीरियोडिक था ना एसएचएम था, ये भी ना पीरियोडिक था, पीरियोडिक नहीं होगा तो एसएचएम की तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 14.2, एक बार देख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.3 क्या कह रहा है, आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द टाइम रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, दूसरा पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, जरा देखते हैं। ये तो वही क्वेश्चन आ गया आपका, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। तो अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, √2 को ले गए अंदर, ये तो आपका एम्पलीट्यूड बन जाता है, और 1/√2 साइन ओमेगा टी माइनस 1/√2 कॉस ओमेगा टी। ये बात समझ में आई। अभी बताया था इसको क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू को हम लिख देंगे साइन और कॉस के 45 यानी कि π/4 की टर्म में, तो √2, ठीक है, साइन ओमेगा टी कॉस π/4 माइनस कॉस ओमेगा टी साइन π/4। अब जरा इस इक्वेशन को देखो, इसमें आपको दिख रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो कौन सी इक्वेशन बन गई आपकी, साइन ए माइनस बी की, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताइए, इसलिए इसको और एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब ये एसएचएम है, तो अब आपका जवाब बनता है कि ये एसएचएम है, पीरियोडिक है। अच्छा, एसएचएम है तो पीरियोडिक होना तो लाजमी है। अगला, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये क्या कहता है, जरा ध्यान देना। साइन स्क्वायर ओमेगा टी में पावर स्क्वायर है। अब मैं इस स्क्वायर को हटाने की कोशिश करता हूं, देखता हूं कोई फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो देखो आपके पास एक फॉर्मूला आता है, ये कॉस 2 ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर इसको देखो तो यहां से साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या बनता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ माइनस हाफ कॉस 2 ओमेगा टी। अब मेरी बात सुनो, ये कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं, ये एम्पलीट्यूड और इससे मतलब है, इसकी पावर 1 है, साइन और कॉस की पावर अगर 1 हो तो वो एसएचएम शो करता है, एसएचएम भी शो करेगा, और एसएचएम है तो पीरियोडिक तो होगा ही होगा। तो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन एसएचएम शो करेगा और कौन पीरियोडिक होगा, दोनों एसएचएम शो कर रहे हैं, दोनों पीरियोडिक है, ठीक है। ऐसा कोई केस नहीं है दोनों में से जिसमें कोई पीरियोडिक हो लेकिन एसएचएम शो ना करे, इन दोनों में से, ठीक है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, साइन क्यूब ओमेगा टी लू तो, देखो जगह नहीं है मेरे पास थोड़ी सी, साइन क्यूब ओमेगा टी लू तो साइन क्यूब ओमेगा टी का भी मेरे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। उसको अगर मैं खोलूंगा तो फिर भी ये दो इक्वेशन में रह जाएगा, दो ऐसी इक्वेशन जो एसएचएम है लेकिन सुपर इंपोज कर रही है। तो साइन क्यूब ओमेगा टी एसएचएम नहीं है, पीरियोडिक है, हाँ पीरियोडिक बिल्कुल पीरियोडिक है, क्योंकि इसको मैं जिन दो इक्वेशंस में खोलूंगा वो दोनों की दोनों
अलग अलग एसएचएम है। साइन क्यूब ओमेगा टी का क्या फॉर्मूला है वो आप मुझे नीचे वीडियो देखने के बाद कमेंट में लिख के दो, ठीक है। ये आपका एक तरीके से होमवर्क हो गया। साइन क्यूब ओमेगा टी आप जानते ही हो, परवेश सर पे पढ़ते हो, गौरव सर पे पढ़ते हो, तो ये फॉर्मूला आता ही है आपको, ठीक है। उस वाले फॉर्मूले को करके दो, मैं इसलिए भी नहीं करा रहा, मुझे याद नहीं है, अभी करके दो फिर आगे देखते हैं। तो ये इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो। यहां पे आपका इन दोनों क्वेश्चंस में, इसमें और इससे पीछे वाले में, हमें दोनों में पता चल गया पीरियोडिक कौन से होते हैं और एसएचएम कौन शो करते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको देखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे आपसे रेफरेंस सर्कल की, ठीक है, या फेजर डायग्राम की, जो आपने पढ़े इस वाली वीडियो से पहले। जो आपके पास टॉपिक वाली वीडियोस हैं उसमें से एक टॉपिक आता है आपका फेजर डायग्राम, ठीक है। वो फेजर डायग्राम क्या है एक बार उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जगह है हमारे पास। हम बात कर रहे हैं आपसे फेजर डायग्राम की। अब देखो, अब मान लो या सर्कल रेफरेंस की, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये लो, और इस पे हम किसी पार्टिकल को मूव करा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो क्या वो एसएचएम है? नहीं। अब पहले बात को समझ लो, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो वो एसएचएम नहीं है, वो एसएचएम नहीं है। लेकिन जब वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है और उसकी उसकी प्रोजेक्शन बनाई जाती है डायमीटर्स पे, या तो एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो, ठीक है। अब उसकी अगर मैं प्रोजेक्शन बनाऊं, जैसे मान लो ये यहां से चला, तो एक पॉइंट इसका ये आया, एक पॉइंट इसका ये आया, एक पॉइंट इसका ये आया, और ये अगर मैं देखूं तो P1 पर, P2 पर और P3 पर इसकी प्रोजेक्शन ऐसे जा रही है, इधर इधर और इधर। और अगर वापस देखूंगा यहां पर P4 पर, P5 पर, तो प्रोजेक्शन वापस जाती है, पीछे जाती है। और यहां पर P6 पर फिर आगे बढ़ने लगती है, P7 पर फिर आगे बढ़ने लगती है, P8 पर फिर वापस आने लगती है, P9 पर फिर वापस आने लगती है। मेरी बात सुनो, अब कोई तुमसे पूछे क्या सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है? नहीं, वो एसएचएम नहीं कर रहा। क्या वो टू फ्रो कर रहा है? नहीं, वो नहीं टू फ्रो कर रहा। लेकिन उसकी जो प्रोजेक्शन है, उसकी जो प्रोजेक्शन है इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, जो डायमेट्रिकली एक्स एक्सिस पर है उस पर, या डायमेट्रिकली वाई एक्सिस है उस पर, वो प्रोजेक्शन टू एंड फ्रो कर रही है, वो आपको ऑसिलेशन करके दिखा रही है। एक बात। दूसरी बात, यहां पर हम कुछ बातें करेंगे, जैसे इसको लेना हो और इसको इक्वेशन में डालना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं, ये x इज इक्वल्स टू ए यानी कि एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये लो, ए क्या है? एम्पलीट्यूड। अब इन क्वेश्चंस में हम ए कहां ढूंढेंगे? यहां पर एम्पलीट्यूड होता है आपका, देखो जो रेडियस है वो है आपका एम्पलीट्यूड। अब वो ये हो सकता है, वो ये हो सकता है, वो ये हो सकता है, वो आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो ये आपकी एक्स वैल्यू, इसके अंदर आपका ये ए क्या है? ये है रेडियस, उस रेफरेंस सर्कल का रेडियस, ठीक। दूसरी बात, यहां पर इस तरीके से कुछ टाइम पीरियड लिखा होगा, उसको आप इसमें डाल सकते हो। ये क्या होता है आपका 2π/t, ठीक है। ये है आपका इनिशियल फेज। अब इनिशियल फेज कहां से लोगे? अच्छा जी, इनिशियल फेज, पहली बात तो आपको प्रोजेक्शन में एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, या तो आप एक्स एक्सिस से रेफरेंस लो या वाई एक्सिस से रेफरेंस लो। जैसे आपने कई जगहों पे देखा होगा वो वाई एक्सिस से रेफरेंस लेते हैं यहां से, तो यहां से वो वहां तक इनिशियल फेज लेके चलते हैं जब तक t इज इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट ना मिल जाए। मान लो मैंने कहा ये है वो पॉइंट, t इज इक्वल्स टू 0, वो p पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। तो प्रोजेक्शन से जहां से चालू कर रहे हो वहां से लेके वहां तक, जहां तक आप जा रहे हो इनिशियल पॉइंट के लिए, वो कहलाता है आपका इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज क्या है? ये एंगल है, प्रोजेक्शन से इनिशियल पॉइंट, यानी कि जहां पे t इज इक्वल्स टू 0 हो वहां तक। इस बात को समझो,
ठीक है, तो अभी हमने पता कर लिया कि ये आपकी प्रोजेक्शन है और ये आपका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक जो आप आए, ये यहां से लेके यहां तक जो आप आए, ये क्या आपका इनिशियल फेज। क्लियर? ठीक है, अब हमने क्या क्या चीजें पता कर ली, इनिशियल फेज क्या है, ओमेगा क्या है, ए क्या है। अच्छा, ये ऐड और सबट्रैक्ट कैसे पता चलेगा, वो भी हम क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखा, इस क्वेश्चन में यहां पर हमें एक डायरेक्शन दी है, ये क्या है और ये क्या है, ये है आपकी क्लॉकवाइज और ये है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। अब वो इस बात पे डिपेंड करेगा आप एंगल किस तरफ से मेजर कर रहे हो। अगर आप एक्स से एंगल मेजर करते हुए जा रहे हो तो ये जुड़ेगा, और इससे मेजर करते हुए जा रहे हो, यहां से मेजर करते हुए आ रहे हो, तो ये घटता। अब देखते हैं, इसको केस को लेके चलते हैं। जैसे इसमें टाइम पीरियड दे रखा है आपको 4 सेकेंड, और ए दे रखी है आपकी रेडियस, और 45 इनिशियल फेज दे रखा है। देखो पार्ट में दे रखा है क्या, फर्स्ट सेकंड। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, द फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट टू सर्कुलर मोशन, द रेडियस ऑफ द सर्कल, कॉमा, पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन एंड द इनिशियल पोजीशन एंड द सेंस ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द इंडिकेटेड इन द फिगर। ठीक है, वो फिगर में दिखा रखी है। ऑब्टेन एसएचएम की इक्वेशन। ठीक है, एक्स प्रोजेक्शन से। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये दो केस ले रखे हैं इन्होंने, मैं दो केस को नाम दे रहा हूं, 1 और ये इसकी बात है। 45 डिग्री दिया हुआ था वहां पर। ठीक है, उसके बाद वो P इज इक्वल्स टू P, ये है T इज इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो इनिशियल फेज मिल गया मुझे 545। दूसरी बात, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि वो किसी टी टाइम पर क्यू पॉइंट पर पहुंच गया है, तो एंगल क्या होगा, एंगल ऐड होगा। बात सुनो, ये क्या एंगल है, इनिशियल फेज, और ये क्या एंगल है, पी से लेके क्यू तक का, ये ओमेगा टी है। ये क्या है, ये आपका एंगल थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। इस बात पे ध्यान दो। अब यहां से आप इक्वेशन क्या बनाओगे, x इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, साइन ए, वहां पर बोल भी रखा उसने कि ए उसका रेडियस है, साइन ओमेगा टी ले लो पहले तो, प्लस 5। अब ओमेगा टी की जगह वैल्यू रखो 2 पाई/टी। टाइम उसने कितना दे रखा है क्वेश्चन में, पढ़ो, 4 सेकेंड टी, और 5 कितना दे रखा है उसने, 45 मतलब π/4। ये आ गया आपका एक्सप्रेशन, x इज इक्वल्स टू ए साइन 2 π/4t प्लस π/4। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या कहता है, देखो, अब रेडियस है b, जहां पे p दिया हुआ है वो ये पॉइंट है, t इज इक्वल्स टू 0, और टाइम पीरियड उसने 30 सेकेंड। मैं ये देख लेता हूं क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, कैसा है ये, क्लॉकवाइज। आ जाओ, अब करें क्या, एक्स प्रोजेक्शन को लेकर मैं इधर जा रहा हूं 90 डिग्री, और ये किधर जा रहा है, इधर। अब मैं अगर इसको P से Q की तरफ चला जाऊं, रुको, ये लो, ये इधर चलते 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 इधर आ गया Q पॉइंट पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली फेज पहले कितना था उसका, 90। अब उसमें से कितना एंगल यहां आ चुका है, वो इतना। अब वो जुड़ा है या माइनस हुआ है, ये तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। भाई देखो, जाना इधर था, ठीक है, ये इधर जा रहा है। अब कोई कहे नहीं भैया मैं तो यहां से लूंगा, तो यहां से भी ले सकते हैं, उसको भी मैं करके दिखाता हूं। पहले आप इस इक्वेशन को ना, x इज इक्वल्स टू ए साइन, अच्छा इस बार a नहीं है, वो b है, इसका रेडियस, x इज इक्वल्स टू b, कहां है रेडियस, ये दिया हुआ, b साइन, टाइम पीरियड देखते हैं कितना है, 2 π/t प्लस 5। आओ देखो क्या क्या चीजें दी, टाइम पीरियड दिया है हमें 30, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इनिशियल फेज कितना दिया है, पहले से ही 90। ये लो,
अब मैंने यहां पर सब्ट्रैक्शन कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2π/30 माइनस 90 क्यों किया है, इसका मतलब ये एंगल इसमें से माइनस हो रहा है। अगर आप कहते हो भैया ये वाला नहीं, हमें तो यहां से स्टार्ट करना है, मैं यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा और इस तरफ जाऊंगा, तो ये ले लो, तो यहां से आएगा x इक्वल्स टू बी साइन 2π/30 में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार इनिशियल फेज कुछ नहीं है, वो यहीं से स्टार्ट हुआ है, 0 प्लस 2π/30, ये लो आ गया। ठीक है, इसी को मैंने इनिशियल फेज लिया और इसी को चला दिया। तो यहां पर प्रोजेक्शन का क्या फर्क आया, आप एक्स एक्सिस को ले रहे हो या वाई एक्सिस को ले रहे हो। दोनों क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन रीड करो, फिर उसके बाद आंसर देखो, फिर आगे चलते। चलें आगे, देखो तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है अ बॉडी ऑसिलेट्स विद एसएचएम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस। पहले इक्वेशन देखो, x इज इक्वल्स टू 5, ये आपका एम्पलीट्यूड है, cos 2π/t प्लस π/4। अब मेरी बात सुनो, ये इनिशियल फेज है, ये ओमेगा है और ये एम्पलीट्यूड है। ये किस इक्वेशन से मिला हमें, इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस 5। पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करना सीखो, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस 5 से कंपेयर किया। अब हमें चीजें क्या क्या मिल गई, जरा ध्यान देना, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले कहता है आपको टाइम पीरियड वो दे रहा है, टाइम दे रहा है, सॉरी टाइम पीरियड कह रहा हूं मैं, छोटा टी दे रहा है आपको 1.5 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट निकालने को कह रहा है, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, x इज इक्वल्स टू 5 cos 2π मल्टीप्लाई में 1.5। अब देखते हैं अगर हो जाता है सॉल्व, सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या दे रहे हैं आपको, ये दोनों 3π प्लस π/4। याद रखो 1π हो, 2π हो, 3π हो, कितना भी nπ हो, nπ पे cos ही रहता है, sin ही रहता है। अगर π/2 होता, 3π/2 होता, 5π/2 होता, यानी कि 2n + 1/2π होता, तो cos sin में और sin cos में चेंज हो जाता। ये मैथ की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसको ध्यान रखो भाई कि cos ही रहेगा। अगर यहां पर ये आती रहेगी वैल्यू π, 2π, 3π, तो अब यहां कहता है कि x की वैल्यू क्या है आपकी 5 cos 3π प्लस π/4, तो ये क्या बन जाएगा आपका, x इज इक्वल्स टू 5 cos, कुछ एंगल जोड़ रहा हूं मैं 3π में, ये लो। अच्छा एक बात सुनो, अब इसमें ये चीज ध्यान रखनी है आपको, जगह है मेरे पास, ये लो, ये क्वाड्रेंट्स हैं आपके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसके अंदर सब पॉजिटिव होते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसके अंदर साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसके अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसके अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये और हिंदी वाला नहीं, हाँ इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला है, ध्यान दो। इसमें सब पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव है, और इसके अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, इस क्वाड्रेंट में कितना आता है आपका π/2। इसमें अगर मैं यहां से लेके यहां तक चला जाऊं तो पूरा पाए, फिर इसमें जाऊं तो 3π/2, और ये पूरा का पूरा यहां तक आते आते 2π। अब मेरी बात सुनो, अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड में साइन और कॉसेक, थर्ड में आ रहा है तो टेन, और फोर्थ में आ रहा है तो कॉस,
इन 4 बातों का ध्यान रखो। हमारा वाला कौन सा क्वेश्चन है, हमारा वाला हिस्सा कौन सा आ रहा है, देखो 3 पाई प्लस पाई बाय 4। अब जरा देखो 1 पाई 2 पाई 3 पाई प्लस पाई बाय 4 थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। किसमें आ रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। 3 क्यों लिख रहा हूं मैं, 3 क्यू में आ रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं, ये माइनस का आना चाहिए। माइनस x इक्वल्स टू -5 cos पाई बाय 4। cos पाई बाय 4 की वैल्यू आप जानते हो 1/√2। 1/√2 की वैल्यू आप जानते हो 1.414। तो ये कुछ 3.5 के आसपास आएगी। ठीक है, 3.52 ले लो। ठीक है, जरा देखो हमने x की वैल्यू कैसे निकाली है। उसके बाद तो सिर्फ स्पीड निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना है, जो आप जानते हो कैसे करते हैं। पहले यहां तक देखो। ठीक है, अब देखो, अब बात किसकी आती है, वेलोसिटी की, यानी कि dx/dt की। अब dx/dt में यहां पर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं 5 cos 2 पाई t प्लस पाई बाय 4 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब यहां पर डिफरेंशिएशन करते वक्त ध्यान क्या रखना है, 5 एज इट इज। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4। अच्छा, चेन रूल लगाएंगे, इस cos 2 पाई का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, वो बनेगा 2 पाई। अब कुछ बचा नहीं। ठीक है, टाइम की वैल्यू देखो वहां दे रखी है 1.5, वही वैल्यू यहां पुट करो और उसको पूरा सॉल्व करो। अब अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो या तो आप एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करो इस dv/dt का, या हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली थी। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आपको दे रखी है 2 पाई, रखो और निकाल लो। माइनस, अच्छा ये माइनस ध्यान रखना, एक्सेलरेशन जो आता है वो आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि अगर आप यहां पर डिफरेंशिएशन करोगे दोबारा इसका, जैसे अभी कॉस से आप साइन में आए तो माइनस आ गया था। ध्यान रखना बेटा, मैं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देता हूँ। हाँ, हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सेलरेशन की, और ये रहा आपका x -3.52। ठीक है, इसे कैलकुलेट करो और चेक करो क्या आ रहा है। इस बात को ध्यान रखना, एक बार बार ये फॉर्मूला आ रहा है आपका साइन a प्लस बी का, तो इसको ध्यान रखना, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर ये साइन a माइनस बी होता तो यहाँ माइनस लग जाता, और कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा फॉर्मूला आता है, एक ये बहुत आ जाता है बेटा आपका साइन 2a का, 2 साइन ए कॉस ए। ये उन बच्चों के लिए लिखवा रहा हूं जिनके पास मैथ नहीं होती, बायो वाले बच्चे। और भी कोई फॉर्मूला इसका, अच्छा अभी एक वो बताया था कॉस का, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अभी यहां से हमने साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाला था। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रहा है, दो आइडेंटिकल स्प्रिंग है, ठीक है, जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है, आर अटैच टू अ ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, एंड टू अ फिक्स सपोर्ट एज शोन इन फिगर। भैया देखो, दो आइडेंटिकल स्प्रिंग है, वो बीच में एक मास रखा है, एक आइडेंटिकल स्प्रिंग इधर रखा है और एक आइडेंटिकल स्प्रिंग इधर रखा है। ठीक है, अब इस बॉक्स को, इस ब्लॉक को मैं एक तरफ खींचूंगा, ठीक है, शो दैट व्हेन
द मास इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन ईदर साइड, ठीक है, इट एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये क्या है, ये इसकी मीन पोजीशन है। अब अगर मैं इसको इधर एक्सटेंड करता हूं और छोड़ता हूं तो ये इस तरफ भी जाएगा उतना ही, ठीक। अब मेरी बात सुनो, इधर एक्सटेंड किया एक एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर छोड़ दिया, फिर ये उधर अपने आप गया। इसका मतलब जब मैं इसको इधर एक्सटेंड करता हूं तो वो वाला स्प्रिंग से खींचता है अपनी तरफ, ये वाला स्प्रिंग इसको अपनी तरफ खींचता है। मैं एक्सटेंड किधर कर रहा हूं, इधर। अब मेरी बात सुनना, एक्सटेंड का मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में इसका इधर करता हूं, फोर्स उधर लगती है नेगेटिव। अब ये बात ध्यान रखो, एसएचएम के लिए एफ और एक्स का रिलेशन यहां पर दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव वाला। अगर वो उसको, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स यहां पर स्टोर हो रही है, वो उसको खींच के लाएगी। अब ये वाला क्या हो रहा है, तो कंप्रेस हो रहा है, ये इसको धकेलेगा, वापस भेजेगा। अब बात को समझो, इसकी फोर्स भी इधर जा रही है और इसकी फोर्स भी इधर जा रही है, ठीक है। अगर ये इस तरीके, इसकी अगली स्टेज ये बनती है, काम चला लेना बेटा, थोड़ी ड्राइंग खराब है। तो इस अगली स्टेज में ये अपने आप को एक्सपेंड करेगा, फोर्स उधर लगाएगा, ये उसको खींचेगा तो भी फोर्स उधर लगाएगा, तो दोनों की फोर्स ऐड हो रही है। देखो भैया, ये एक्सपैंड हो गया इसलिए खींच रहा है, और ये कंप्रेस हो गया इसलिए धकेल रहा है, दोनों की फोर्स एक ही तरफ लग रही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स उधर लग रही है, इसलिए साइन नेगेटिव आ रहा है। वैसे भी अगर नंबर लाइन सिस्टम आप जानते हो तो इधर जितनी भी चीज होती है पॉजिटिव, उधर जितनी भी चीज होती है वो नेगेटिव, वो केस ले लिया हमने, ठीक है। अब वो कहता है, आप जानते हो एफ का फॉर्मूला क्या है, हाँ, माइनस के एक्स, और के यहां पर बोल रखा है उसने, ये क्वेश्चन में गिवन है के स्प्रिंग कांस्टेंट, तो यहां पर एफ नेट कितनी हो जाएगी, माइनस के एक्स प्लस माइनस के एक्स, दोनों को जोड़ दिया तो माइनस 2kx, ठीक है, ठीक है। अब ये तो आ गया आपका ये फॉर्मूला। अब यहां से एक्सेलरेशन क्या आएगा, अगर आपका फॉर्मूला एफ नेट आ रहा हो -2kx तो भी वो एसएचएम एग्जीक्यूट करता है। यहां टाइम पीरियड वगैरह मांगा उसने ना, कुछ क्वेश्चन में कमी है बेटा, फाइंड के बाद कट गया। एक बार आप यहां तक देखो, मैं एक बार इसका क्वेश्चन पूरा देखता हूं एनसीईआरटी में। हाँ, फाइंड द टाइम पीरियड, एक काम और बोला उसने, टाइम पीरियड और ढूंढ के निकालो। अब देखो, अब वो कहता है अगर मैं इसको ये देखूं, एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के डॉट एक्स। अच्छा ये बताना था एक तो कि एसएचएम है, हाँ ये एसएचएम तो है, पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा, अगर मैं इसे देखूं तो के नेट क्या आ रहा है आपका, ट्वाइस ऑफ के। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाय के, तो टाइम पीरियड आएगा आपका 2 पाई अंडर रूट m बाय 2k। अब क्वेश्चन में देख लो, यहां पर m दिया है, नहीं दिया है, k दिया है, कुछ नहीं दिया है, यही क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो ये आपका टाइम पीरियड हो गया। एक बात और, अगर आपको इस तरीके से स्प्रिंग लगे दिखाई दे जब वो एक ही लोड से जुड़े हो, एक ही मास से जुड़े हो, तो उनको हम केस कहते हैं, उसे हम कहते हैं सीरीज। ये मैंने आपको जब मैंने बताया ना टॉपिक वाली वीडियोस करा रखी है, उस वाले में हमने इसको बोल रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, उस नाम से जो वीडियो उसको देखना, तो उसका ये एक केस बन गया। ये कौन सा केस है, सीरीज का केस है। हाँ, अगर देखो, अगर दो स्प्रिंग ऐसे लगे हो, इसके बाद पेज है खाली है, ये लो देखो, अगर दो स्प्रिंग ऐसे अटैच हो, वैसे टॉपिक करा रखा है वहां पे, यहां पे भी देख लो, और उनमें तो उसमें क्या होगा, ये कहलाएंगे आपके पैरेलल का केस। पैरेलल के केस में क्या होता है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, डिस्प्लेसमेंट सेम होता है जैसा इसमें हो रहा है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो ये केस किसका हुआ, ये केस हुआ पैरेलल स्प्रिंग का।
डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, लोड बढ़ जाता है। यहां पर जो एफ नेट आता है वो आता है F1 प्लस F2, और के नेट जो आता है वो आता है K1 प्लस K2। याद रखना, के नेट बोल लो या के पैरेलल बोल लो। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो वो इस तरीके से होता है। लोड किसी एक ही स्प्रिंग से जुड़ा होता है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता, एक का y1 होता है तो एक का y2 होता है। अब y लिखो चाहे x लिखो, सो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y नेट जो आता है वो आता है आपका y1 प्लस y2। आप इसका फॉर्मूला जानते हो यहां से, तो वो रखने पर आपके पास 1/k नेट आता है 1/k1 प्लस 1/k2। ये सीरीज है, इसको आप KS भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पैरेलल में डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, सीरीज में फोर्स सेम रहती है। फोर्स या लोड सेम रहता है सीरीज में, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन के साथ टॉपिक और आ गया, उस पर भी ध्यान दे लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14.7 क्या कहता है? अ ब्लॉक हुज मास इज 1 kg इज फास्टन टू अ स्प्रिंग। ठीक है, एक ब्लॉक है जिसका मास 1 किलो है, उसको बांधा गया है स्प्रिंग के साथ। द स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब हमारे पास चीजें क्या क्या पहले गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास मास है, हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है के 50 न्यूटन पर मीटर। द ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट किया हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, ब्लॉक यहां पर तो 0 था, उसको खींच के ले गए हम कहां तक? 10 सेंटीमीटर तक। फिर क्या किया? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट 5 सेंटीमीटर। अच्छा, 5 सेंटीमीटर पे उसकी सारी चीजें निकालनी है आपको। 5 सेंटीमीटर पे उसकी सारी चीजें निकाल के दो, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास उसका m है, हमारे पास उसका k है। m और k मेरे को मिलकर दे देंगे ओमेगा। देखो, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट k बाय m। ये दे रखा है 50, m दे रखा है 1, ये तो आ गया हमारा ओमेगा। ठीक है, अब 50 का अंडर रूट 49 का अंडर रूट होता तो 7 हो जाता, तो 7.1 ले लो। तो ये तो आपको ओमेगा दिया हुआ है। अब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने, यानी कि हमें चाहिए होगी वेलोसिटी। इसमें अब हमें क्या क्या चीजें चाहिए? हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बेसिक से फॉर्मूले क्या लेंगे हम यहां पर। देखो, काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी हाफ mv²। m है मेरे पास, मुझे v चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपकी हाफ kx²। k है मेरे पास, मुझे x चाहिए। तो चलो पहले x से निकाल लेते हैं। x क्या आता है आपका? a साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पर आपके पास a दिया हुआ है, वो यहां से ढूंढना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, a है आपके पास 10 सेंटीमीटर, और जहां तक हम लेकर गए हैं वो है आपके पास 5 सेंटीमीटर। इस दोनों बातों का ध्यान रखो। तो x इज इक्वल्स टू a 10 सेंटीमीटर साइन ओमेगा टी। ओमेगा है, ओमेगा तो 7.1 आया हमारा टी। अब x की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 5 सेंटीमीटर, तो उसको मैं ले रहा हूं 0.05। अब देखो, और ये हमारा ये सेंटीमीटर में, ये अब x है हमारे पास, a है हमारे पास,
तो उससे हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाएगी। जरा ध्यान देना, देखते हैं साइन की वैल्यू कहां काम आएगी आगे। साइन 7.1 t इज इक्वल्स टू 0.05 डिवाइडेड बाय 0.10 इज इक्वल्स टू हाफ। हाफ तो साइन की वैल्यू आ गई, ठीक। ऐसे ही अगर मैं cos ओमेगा टी निकालना चाहूं तो cos ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी, इसका एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये लो, cos ओमेगा टी की भी आ गई। अब साइन स्क्वायर और cos ओमेगा टी कहीं काम आएंगे तो हम लगा देंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं आपकी वेलोसिटी। देखो, अब यहां पे आपकी बात आती है वेलोसिटी के फॉर्मूले की। x निकालने की जरूरत तो है नहीं, जो हमारे पास फॉर्मूला है उसके लिए x निकालने की जरूरत तो है नहीं, वेलोसिटी निकालने की जरूरत है। x की वैल्यू कितनी है 0.05, वेलोसिटी ढूंढो आप। या तो आप वेलोसिटी के लिए इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाल लो, ठीक है, x को डिफरेंशिएट करके इसकी वैल्यू निकाल लो, या साइन की वैल्यू पुट कर दो। हमने x की वैल्यू ली कितनी है, a साइन ओमेगा टी, तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी आपकी, a ओमेगा cos ओमेगा टी। a है हमारे पास 0.1, ओमेगा की वैल्यू 7.1, cos ओमेगा टी की वैल्यू पीछे निकाली थी 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास cos की वैल्यू साइन की वैल्यू v आ गया। अब जरा ध्यान दो, v आ गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ mv²। अब ध्यान क्या क्या रखना है, इस वैल्यू के अंदर हमने जो ओमेगा टी लिया है वो लिया है उस वैल्यू पे जहां हमारी x की वैल्यू हमें दी थी। x की वैल्यू क्या थी 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन लिखा है सारा काम हमें 5 सेंटीमीटर पे करना है, और पोटेंशियल एनर्जी में तो साफ साफ दिखाई देता है ये आपको x हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल आ गया, ये आ गया, टोटल एनर्जी क्या आएगी यहाँ पे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जोड़ दो दोनों को। अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दे लो एक बारी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है अ 5 kg कॉलर, अ 5 kg कॉलर इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन लिख लेते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारे पास 500 न्यूटन पर मीटर। इट स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन ओवर अ हॉरिजॉन्टल रॉड। ठीक है, पहले एक हॉरिजॉन्टल रॉड बनाओ, ठीक, उसके ऊपर एक व्हाइट कॉलर लगाओ। व्हाइट कॉलर मतलब उस रॉड के ऊपर एक पट्टा सा लगा रखा है, ठीक है, कॉलर समझते हो ना, कुछ भी नहीं बेटा, एक कुत्ते का पट्टा देखा है, उस टाइप का एक कॉलर हो गया। वो कॉलर आपने एक रॉड पे लगा रखा है। अब वर्ड देखते चले जाओ, अटैच टू स्प्रिंग ऑफ कॉल, उसको अटैच किया है एक स्प्रिंग से, ठीक है, जिसका ये दे रखा है, और 5 किलो का वो कॉलर है, फ्रिक्शनलेस पे। इसका मतलब अगर मैं इसको स्लाइड करके यहां ले जाऊंगा इस कॉलर को और यहां वापस छोड़ूंगा तो यहां तक जाएगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो ये ऑसिलेट करेगा। अब उसको देखता हूं वो इस तरीके से बताता है, किस तरीके से बताता है, मेरे को इस तरीके से लग रहा है कि वो स्प्रिंग ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर यहां एक्सटेंड होगा और फिर वापस पीछे तक यहां तक लेके जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। ठीक है, द कॉलर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय 10 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड। तो उसको खींच के कहां तक ले गए आप, 10 सेंटीमीटर तक खींच के लेकर गए। चलो ये बता दिया, तो छोड़ोगे तो पीछे 10 सेंटीमीटर तक जाएगा। ठीक है, आपको क्या दिया है, के दिया है, आपको दिया है मास,
के और मास आपको ओमेगा दे देते हैं, हमसे क्या मांग रहा है वो ए पार्ट में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ओमेगा। ओमेगा में आता था आपका के बाय एम, यहां उल्टा हो जाएगा एम बाय के। अब देखो एम है आपके पास, के है आपके पास, तो टाइम पीरियड तो आपके पास आ जाएगा। टाइम पीरियड क्या आएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। अगला पार्ट देखते हैं। द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। अब मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए हमने कोई आपको फॉर्मूला बता रखा है, देखो मैक्सिमम स्पीड, बात कर रहे हैं हम किसकी, मैक्सिमम स्पीड। हमारे पास फॉर्मूला आता है ए ओमेगा, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है ए ओमेगा, ओमेगा ये रहा ओमेगा ए अंडर रूट के बाय एम। तो मैक्सिमम स्पीड आ गई और मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए, यानी कि के बाय एम मल्टीप्लाई में ए। खत्म क्वेश्चन। और कुछ पूछा इसमें ना, आगे ध्यान देते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 14.8। 14.9 व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विच टिक्स सेकेंड, जिसका जो टिक करने का टाइम है वो 1 सेकेंड हो। तो जो पेंडुलम होता है आपका उसकी लेंथ पूछी है जो टिक टॉक करता है, ठीक है। अब टिक टॉक करता है तो उसका टाइम पीरियड कितना हो गया आपका 2 सेकेंड। अब जरा ध्यान देना, टाइम पीरियड यहां पर है आपका 2 सेकेंड। अब कहोगे 2 सेकेंड क्यों 1 सेकेंड लिखा है, एक टिक के लिए और एक टॉक के लिए, मतलब एक बार आएगा एक बार जाएगा, एक बार आएगा एक बार जाएगा, ठीक है। अब वो कहता है टाइम पीरियड तो आपके पास आ गया, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लेंथ निकालनी, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, ठीक है। स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी। मेरी बात ध्यान रखना, पाई स्क्वायर जी के इक्वल होता है, नहीं तो हम करके देख लेते हैं। पाई का स्क्वायर होता है 3.14 का स्क्वायर। अब 3.14 का स्क्वायर करने जाओगे तो वो 9.8 समथिंग कुछ आएगा, जो कि 9.8 के इक्वल है। इसलिए जब भी पाई स्क्वायर और जी को देखो काट दो, तो यहां से लेंथ क्या है आपकी टी स्क्वायर बाय 4। टी कितना था 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये आ गई आपकी 1 मीटर। जरा ध्यान दो बच्चों, टाइम पीरियड 2 सेकंड क्यों लिया, बस वो ध्यान रखना, क्योंकि बच्चा सोचता है विच टिक सेकंड मतलब वो एक ही सेकंड टाइम पीरियड लेंगे, नहीं। तो पेंडुलम जो होता है वो ऐसे जाता है, आपने सुना भी होगा टिक टॉक बोलते हैं, तो टिक का मतलब जाना और टॉक का मतलब वापस आना, तो वो 2 सेकंड का टाइम पीरियड होता है आपका। ये था क्वेश्चन नंबर 9, 14.9। जरा ध्यान दो इस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पहले ये समझना होगा कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, वैसे बता रखा है मैंने आपको, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। देखो पहले हम बात करते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की। क्या क्या जानते हैं हम इसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ए साइन ओमेगा टी। बात को समझो, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी, और डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन की अगर हम बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है ए नॉट। ए नॉट के साथ हम टाइम पीरियड के साथ डिक्रीज होने वाला एक चीज मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। देखो तो अभी दोनों सेम लग रहे हैं, मैं यहां पे जो चीज मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो है एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस
BT बाय 2m, जगह कम है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर B क्या है आपका? कांस्टेंट ऑफ डैम्पिंग ऑसिलेशन। ठीक, और m क्या है? मास, मास ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। t टाइम, तो टाइम के साथ साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये ऑसिलेशन कम होता जाएगा। तो ए नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड नहीं, इनिशियल एम्पलीट्यूड, इनिशियल एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड तो गिरना है, ये कुछ इस तरीके से चलेगा। इनिशियल एम्पलीट्यूड ये था ए नॉट, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इसे कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, इसका इनिशियल एम्पलीट्यूड ए नॉट था। आगे चलते हैं। x इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस बी टी बाय 2m साइन ओमेगा टी। एक तो बात हमने ये समझी, ठीक है, और दूसरी बात तो यही सब चीजें देखेंगे हम वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, जो डैम्प्ड ऑसिलेशन में तो हमने देख रखा है। तो वेलोसिटी वगैरह तो अभी हमने फॉर्मूले देखे हैं। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? एक तो काइनेटिक एनर्जी की, टोटल एनर्जी की, जो इस न्यूमेरिकल में आपकी लगनी है। कहाँ गया न्यूमेरिकल? टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, बी एम्पलीट्यूड, मैकेनिकल एनर्जी, यहां तक पहुंचना है, ठीक है। अब टाइम पीरियड की बात आई तो ओमेगा भी देखना पड़ेगा। यहां ओमेगा क्या होता था? अभी देखा था हमने, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय एम। तो यहीं से टाइम पीरियड आया था आपका 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। उसी को पकड़ के यहां आ जाओ जरा। ओमेगा क्या लिया वहां पे हमने? के बाय एम। अब यहां पे कुछ तो माइनस होगा, क्यों? अभी हमने देखा यहां पे टर्म्स आपके माइनस हो रही है। अब वो के बाय एम में से माइनस होगा इसका स्क्वायर, बी बाय 2m का स्क्वायर। बात को समझो, ठीक है। इसकी डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं बेटा, क्योंकि है तो ये न्यूमेरिकल भी आपके कोर्स में नहीं, एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो हम ये कर रहे हैं। थोड़ी जगह बना लेते हैं, छोटा भी हो जाता है क्या? हाँ, ये लो, हो गया काम। ये देखो, तो क्या कह रहा था मैं आपको? इसको देखो, तो यहां से ओमेगा का फॉर्मूला आ गया, और एक टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है मैकेनिकल एनर्जी का, हाफ के ए स्क्वायर। ए की वैल्यू तो अभी ऊपर बताइए, ठीक है। ये पूरी की पूरी वैल्यू ए की है, ये पुट कर दो। हाफ के ए की वैल्यू क्या रखूंगा मैं? ए नॉट, ए नॉट मतलब वाला जो अनडैम्प्ड में हम यूज करते हैं, या इसको बोल लेते हैं हम इनिशियल एम्पलीट्यूड, ई की पावर माइनस बी टी बाय 2m का स्क्वायर। अब यहां पे क्या क्या चीज है? ई तो ठीक है, डैम्पिंग वाली ई, हाफ ठीक है, के ठीक है। अब ए नॉट का स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, और इसका क्या करूं? इसका क्या करूं? इसको, अच्छा ई की पावर है ये पूरी की पूरी, और पावर वो भी है, तो 2 से 2 कटता दिख रहा है, तो ई की पावर बचेगी ई माइनस बी टी बाय एम। अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसको ई डी बोल दो, एनर्जी डैम्पिंग की, और इसको ई नॉट बोल दो, तो आप इसको ई नॉट भी लिख सकते हो। तो आप कह सकते हो एनर्जी डैम्पिंग की इज इक्वल्स टू ई नॉट मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर माइनस बी टी बाय एम। अब देखो, यहां तक बात समझ में आई? ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन यहां तक है, में जो जो चीजें थी वो थी आपकी नॉट, जैसे ई नॉट, ए नॉट। ए नॉट यहां पर बन गया इनिशियल एम्पलीट्यूड, ई नॉट यहां क्या बन गया आपका? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, जो धीरे 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 कम होती जा रही है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे जरा।
अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है फॉर द डैम्प्ड ऑसिलेशन शोन इन फिगर 14.19, वो दे नहीं रखी यहां पर, वो ऐसा है एक फिगर एनसीईआरटी में, एक स्प्रिंग है, उस पर एक लोड है, और वो लोड जो है ना उसके बाहर ऐसे पार्टिकल्स है, बना देता हूं मैं, मतलब रेजिस्टेंस लगाने के लिए कुछ पार्टिकल्स है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है ये थोड़ी देर में इसका ऑसिलेशन डैम्प हो जाएगा, कैलकुलेट करो। अब पहले गिवन लिखो फिर कैलकुलेट करेंगे। गिवन है हमें के, मास 200 ग्राम, 0.2 kg बोल दो, के 90 न्यूटन पर मीटर, और क्या है डैम्पिंग कांस्टेंट, जो मैंने आपको बी दिखाया था, डैम्पिंग कांस्टेंट भी दे रखा है 40 जी पर सेकेंड, बहुत कम है ये, ठीक है। पहले बता दूं, क्योंकि इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 40 या 4 इंटू 10⁻², 0.04 kg पर सेकेंड। तो आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हो, बी बहुत छोटा तो बी का स्क्वायर और भी छोटा होगा। कैलकुलेट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है आपका 2π√m/b²। अब देखो यहां पर हमने जो टर्म ली थी उसमें हमने इसका स्क्वायर किया था b²/4m। अब मैं वही आपको कह रहा हूं, m का स्क्वायर करोगे, ठीक है, और b का स्क्वायर करोगे, b का स्क्वायर, b पहले छोटा है तो b का स्क्वायर ना के बराबर होगा, तो आप कह सकते हो इसको नेग्लिजिबल। दूसरी बात ये अंडर रूट में है तो और छोटा हो जाएगा। तो हम यहां पर टाइम बचाने के लिए, फॉर्मूला तो पूरा लिखना है आपको, टाइम बचाने के लिए सिर्फ इसे ही कैलकुलेट करेंगे, आंसर अप्रोक्सीमेटली ठीक ही आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक। अब बच्चा सोचता है भैया इसकी वैल्यू छोड़नी ही थी तो इसको अनडैम्प्ड क्यों बोला। मैं कहता रहा हूं न्यूमेरिकल में आपको दिखाना है पूरा ये, लेकिन दिमाग में सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करनी है और लिख देना, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। अब कहां थे हम, टाइम पीरियड निकाल लिया, टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड of vibration to drop its half of its initial value। अच्छा, अब कितना टाइम लगेगा उसको, ठीक है भैया, यहां कोई फॉर्मूला है ऐसा, हाँ है, x इक्वल्स टू ये। अब यहां पर वो आधा हो जाए उसके लिए उसको टाइम कितना लगेगा कि उसकी वैल्यू हाफ हो जाए। तो उसकी वैल्यू तो आपने हाफ बता ही दी है ना, हाफ मतलब a0/2, इनिशियली कितना था a0, अब कितना रह जाए वो a0/2, तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा इसकी बात कर रहा है वो। तो इस फॉर्मूले के अंदर आप x की वैल्यू क्या रख दो, a0/2। तो इस एक्सप्रेशन को देखो और इस एक्सप्रेशन को a0/2 से इक्वेट करो, नीचे चलते हैं, देखो a इज इक्वल्स टू a0 e⁻² bt/2m। अब देखो, ठीक है, अभी क्या बोला उसने, कब तक लेके जाना है, जब तक ये a0/2 ना रह जाए। ये लो a0/2 आ गया, a0/2 इक्वल्स टू a0, ठीक है। अब क्या क्या चीजें काट सकते हैं जरा ध्यान देना, a0 से a0 गया, यहां क्या बचा 1/2 इज इक्वल्स टू e⁻⁻bt/2m, ठीक है। अब इसकी पावर को उल्टा कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, 2e⁻ bt/2m। अब लॉग ले लो, नेचुरल लॉग लो पहले, ln 2 इज इक्वल्स टू ln e bt/2m। अब पावर आगे आ जाती है लॉग में, bt/2m log e। अब log e तो आपका बन जाता है, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा 2.303 log base to 10 2 में। अब ध्यान रखो log base to 10
ये 2-3 चीजें मैं आपको यहां लिख के दे देता हूं। log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, log 7 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू। log 1 तो आप 0 ही लो हमेशा। ये 0.3010 होता है, इसको 0.3 ले लो अप्रोक्सीमेटली। ये होता है 0.4779, इसको 0.48 ले लो आप। ये होता है 0.66990, इसको ले लो आप 0.7, इसको ले लो 0.85, और ये होता है 1। इससे आपका काम चल जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लॉग टेबल उठाए बिना ही सॉल्व हो जाएंगे। और ये होता है, मैंने आपको कई बार बताया है, नेचुरल लॉग को जब लॉग बेस टू 10 में कन्वर्ट करते हैं तो इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। bt बाय 2m, m है हमारे पास, और लॉग ही बन गया 1। तो टाइम पीरियड आ जाएगा आपका, ये t आ जाएगा आपका 2.303। इसकी वैल्यू कितनी निकाली, 0.3 डिवाइडेड बाय 2, और m कितना है आपका, नीचे जाना पड़ेगा, 200 ग्राम, 0.2। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या निकाला हमने आपका, टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तीसरे पार्ट में क्या कहता है, द टाइम टेकन फॉर इट्स मैकेनिकल एनर्जी टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अच्छा जी, ठीक है। तो पहले तो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हमारे पास, ये ED इज इक्वल्स टू हाफ K A0 स्क्वायर, और भी कुछ है, E रेज टू द पावर BT बाय M। जरा इस बात को समझो, ED है, K है हमारे पास, हाँ है, एम्पलीट्यूड दिया है देखो क्वेश्चन में, एम्पलीट्यूड नहीं दिया इसमें, A0 की वैल्यू दी है देखो, A0 की वैल्यू तो नहीं दी। B दिया हुआ है, T निकालना है, मास दिया हुआ है, देखो तो यहां हमारे पास A0 तो नहीं है। टाइम टेकन फॉर इट्स मैकेनिकल एनर्जी टू ड्रॉप टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। एक काम करते हैं, इनिशियल वैल्यू का जो हमने E0 वाली वैल्यू बोली थी उससे काम चलाते हैं। देखो वो कहता है ये है आपकी E0, ठीक है, और ये आपकी आधी रह जाती है, और ये आपको दे रखा है। अब देखो क्या क्या चीजें हम लगा सकते हैं, इसको उठा के इधर ले जाए, देखो अब यहां पर E0 से E0 गया, हाफ इज इक्वल्स टू E रेज टू द पावर माइनस BT बाय M। 2 इज इक्वल्स टू, अभी थोड़ी देर पहले ऐसे करा था हमने क्वेश्चन। अब यहां ध्यान दो, इस वाले क्वेश्चन में जो आपकी ये वैल्यू आई थी, यहां पे 2 आ रहा था, इस वाले में 2 नहीं आ रहा है, बाकी सब तो वही है, सब कुछ सॉल्व कर लोगे अपने आप, छोड़ दो यहाँ पे कैलकुलेशन। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, इसका टाइम पीरियड निकाला, ये टाइम पीरियड हमने तब निकाला जब हमने एम्पलीट्यूड हाफ लिया था, और ये टाइम पीरियड हमने तब निकाला जब हमने एनर्जी को हाफ लिया। वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि टाइम टेकन फॉर इट्स मैकेनिकल एनर्जी टू ड्रॉप हाफ, उसकी मैकेनिकल एनर्जी को, मतलब वो जब थक जाएगा तो आधा होने में कितना टाइम लगेगा, और टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। एक में एम्पलीट्यूड हाफ कर रहा है और एक में टाइम टेकन हाफ कर रहा है, इन दो बातों पे ध्यान दो। इसके बाद आपके ये एग्जाम्पल्स हो जाते हैं समाप्त। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल वाली वीडियो तो आपकी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम देखते हैं एक्सरसाइज, कोशिश करेंगे 2 या 3 पार्ट में एक्सरसाइज की कंप्लीट कर दें।